सो व्हाट्सअप मेरे बारसा के चाहने वालों, आई नो तुम्हें बहुत मजे आ रहे होंगे क्योंकि वी आर सो क्लोज टू द ला लीगा टाइटल। ऑफ कोर्स मैड्रिड के साथ मैच होने वाला है, वो एक डिसाइडिंग मैच है। अगर वहां पे हम जीत जाते हैं सो विल बी चैंपियंस। गार्ड ऑफ ऑनर मिले या ना मिले, जस्ट डोंट गिव अ शिट, वी विल बी क्रोन्ड एज चैंपियंस एंड 100 पॉइंट्स हम लोग टारगेट करेंगे अगर हम सारे मैचेस जीत जाते हैं। लेकिन उसके पहले ला लीगा सीजन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, बहुत सारे रूमर्स हैं। तो मैं तुम्हारे लिए 10 पॉइंट्स निकाल के लाया हूं जो तुम्हें ये बताएंगे कि बारसा में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है एंड किस हिसाब से डिसीजंस लिए जाएंगे। लाइक दबाना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वी आर गेटिंग स्टार्टेड। बारसा में फाइनेंशियल लिमिटेशंस अब तक है, स्क्वाड डेप्थ भी एक प्रॉब्लम बनता है जब प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं और चैंपियंस लीग का एम्बिशन अभी भी है। तो आगे क्या होने वाला है सब एक साथ मैनेज करना पड़ेगा। ये 10 डिसीजन सिर्फ ट्रांसफर विंडो डिफाइन नहीं करेंगे, ये डिफाइन करेगा कि बारसा के अगले 5 साल चैंपियंस लीग में और ला लीगा में कैसे होने वाले। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, हांजी फ्लिक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। हांजी फ्लिक ने एग्री कर लिया है जून 2028 तक क्लब में रहने के लिए, प्लस ऑप्शन टू एक्सटेंड टिल 2029। हांजी फ्लिक का ये स्टेटमेंट है, दिस विल बी माय लास्ट जॉब मैनेजिंग अ क्लब, माय ड्रीम इज टू ब्रिंग चैंपियंस लीग टू एफसी बार्सिलोना। सो इट्स काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी और कमिटमेंट भी। फ्लिक को इतनी सारी साइनिंग्स नहीं दी, उसके बाद भी फ्लिक ने यूथ पे ट्रस्ट किया, सिस्टम को बहुत क्लियर रखा और मेंटालिटी बहुत शिफ्ट की है। बारसा लुक्स वेरी डिफरेंट अंडर हांजी फ्लिक। सो डिसीजन, बार्सिलोना को अब इंस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं है। फ्लिक को पूरी स्पोर्टिंग कंट्रोल प्लस लॉन्ग टर्म बैकिंग के प्लेयर्स देने पड़ेंगे। ही इज अ प्रोजेक्ट ड्रिवन कोच एंड जिस हिसाब से उसे साइनिंग्स नहीं मिले, अगर मान लो इस स्क्वाड में बड़े प्लेयर्स इंक्लूड कर दिए, फ्लिक को उसकी साइनिंग्स दे दी, तो क्या क्या मच जाएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो है गोलकीपर की सिचुएशन, शेज़नी वर्सेस रेमीरो। सो शेज़नी ने ये क्लियर कट बोला हुआ है, आई नो आई वोंट स्टे हियर फॉर लॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट अ परमानेंट प्लेयर. This team will win Champions League in coming years. We have to accept defeat in the Champions League, but focusing on La Liga should be our next most biggest priority. So बात ये है कि शेज़नी अपने आप को एक टेम्पररी सोल्यूशन देखता है, बट शेज़नी तो टेम्पररी हो जाएगा। शेज़नी का बैकअप कौन है? एक नाम बहुत आ रहा है, उसका नाम है एलेक्स रेमीरो। उसकी एज है 31, 2027 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी ट्रांसफर वैल्यू आएगी 12.2 मिलियन यूरोज। अब थोड़े उसके ला लीगा के स्टैट्स पे बात करते हैं। 33 गेम्स वो खेला है, गोल्स उसने काफी कंसीड किए हैं विच इज नॉट अ गुड पॉइंट। गोल्स कंसीडर्ड है 52, 3 क्लीन शीट्स और पेनल्टीज 5 में से उसने एक भी नहीं बचाई है। उसकी एवरेज रेटिंग इज अराउंड 6.66। तो एक इंपॉर्टेंट इंसाइट है, उसके स्टैट्स एलीट नहीं है लेकिन कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। रियल सोशिएडाड का सिस्टम और डिफेंस इंस्टेबिलिटी भी पिक्चर में आएगी। उससे पूछा गया था कि बारसा के इंटरेस्ट आ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक? ही सेज विद बार्सिलोना यू नेवर नो। सो अगर इस पे एक डिसीजन बनाना हो तो आई थिंक शेज़नी को लेट जस्ट गो। वो वेकेशन एंजॉय कर रहा था, तुम इसे चैंपियंस लीग में लेके आए, उसे जितना करना था वो कर चुका है। रिस्पेक्टफुली उसे जाने दो, क्योंकि अगर गलत परफॉर्मेंसेज, बैड परफॉर्मेंसेज अगर शेज़नी की तरफ से आ गए तो वो गुड नोट पे एंड नहीं होगा। और ऐसे प्लेयर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है जो छोड़ के बारसा आते हैं खेलने के लिए। सो लेट शेज़नी गो। रेमीरो लो कॉस्ट है और एक एक्सपीरियंस बैकअप गोलकीपर बन सकता है। तो एक स्मार्ट प्ले बारसा कर सकती है कि इधर अभी एक चीप गोलकीपर साइन कर लो या फिर वेट करो ट्रांसफर मार्केट का, जहां पे तुम्हारे पास फ्री गोलकीपर्स आ सकते हैं। और नंबर 3 पे मैं लेके आया हूँ बास्तोनी या फिर अल्टरनेटिव्स। इंटर मांग रही है 70 मिलियन यूरोज। बारसा ने अभी तक प्लेयर्स बेचे ही नहीं है, तो बेच के जो पैसा आएगा उससे ही पॉसिबल हो सकता था, बट बास्तोनी लुक्स रियली टफ। इंटर मिलान डिमांड कर रही है 70 से 80 मिलियन के बीच में, बारसा ऑफर कर रही है 40 या 45 मिलियन के आसपास प्लस एड ऑन्स। सो गैप बनता है 25 से 30 मिलियन का आराम से, और कॉन्ट्रैक्ट टिल 2028। सो प्रॉब्लम सिंपल है, इंटर मिलान नीचे नहीं आने वाली एंड आई थिंक बास्तोनी फोर्स मूव नहीं करेगा। सो अल्टरनेटिव्स बहुत है, कुती रोमेरो एंड मिकी वैन डे वेन। स्पर्स रेलीगेट हो सकती है, यू डोंट नो, बट अगर हो गई तो उन्हें प्लेयर्स निकालने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स वो वहां पे नहीं रुकेंगे, तो उन्हें हम एक अच्छे प्राइस पे ले सकते हैं। एक थर्ड ऑप्शन आ जाता है जॉन मार्टिन का, जिसका 50 मिलियन रिलीज क्लॉज है, लेकिन जब तुम बास्तोनी के लिए उतना नहीं दोगे तो जॉन मार्टिन कहाँ से आता है? सो अगर इस पर डिसीजन बनाना हो, बारसा को एक डिफेंडर भी चाहिए, एक स्ट्राइकर भी चाहिए। स्ट्राइकर पे अगर तुम हुलियन एल्वारेस के ऊपर जाओगे या ओसीमैन के ऊपर भी जाते हो तो 100 मिलियन से नीचे कहीं भी नहीं जा रहे। सो वहां पे 100 मिलियन लगाना और बास्तोनी के लिए भी पैसे जमा करना, जब नोइंग की इंटर मिलान नीचे नहीं आएगी,
इट विल बी वेरी टफ। मेरे हिसाब से बारसा को डिफेंस में ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक बारसा शुड गो बेसिकली ऑल इन फॉर अ डिफेंडर। फोर्थ सिचुएशन है कुंडे, बाल्डे, अराहो, कीप और सेल। देखो कुंडे को अचानक से क्या हो गया है, नो वन नोज। लास्ट ईयर तक वो गदर मचा रहा था, इस सीजन ही इज ट्रूली लॉस्ट। वो बॉल पे कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसके पासेस मिसप्लेस होते हैं, वो इजीली 1-on-1 बीट हो जाता है और बहुत बार वो ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन भी नहीं करता। अराहो का तुम सबको पता ही है, बड़े गेम्स में ही इज नॉट रिलायबल, उसे नहीं हम ट्रस्ट कर सकते। आई थिंक अराहो को एज अ बैकअप ऑप्शन भी तुम रखोगे तो उसे यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। सो आई थिंक फॉर अ बैकअप इट्स ओके, लेकिन तुम उसे स्टार्टिंग 11 में तो नहीं खिला सकते। और जहां तक बात आती है बाल्डे की, तो बाल्डे का एक कंपटीशन मिल गया है हमें, जोआ कैंसेलो। बाल्डे मेरे हिसाब से बारसा उसे सेल करने के लिए देख सकती है, बट गिवन दैट कैंसेलो का कोई बैकअप होगा नहीं, वो भी इंजर्ड हो जाता है कभी कभी, तो आई थिंक बाल्डे को बारसा रखेगी। बट गिवन दैट बारसा को पैसे भी चाहिए, तुम चाहोगे कि अराहो और बाल्डे को कहीं ना कहीं सेल कर देते हैं। ऑफकोर्स उससे बहुत सारे पैसे जनरेट हो जाएंगे। कुंडे को एक चांस दे के दे सकते हैं। ऑफकोर्स एक सीजन सबका खराब होता है, तो इतनी जल्दी किसी चीज़ पर डिसीजन नहीं बना सकते। कुंडे को 1-2 सीजन देना बनता है, लेकिन अराहो और बाल्डे का फ्यूचर थोड़ा सा टेंस तो है। क्रिस्टेंसन भी तुम्हें बहुत बार दिखेगा नहीं, पता नहीं कहाँ गायब रहता है। तो सेंटर बैक में तुम्हारे पास जेरार्ड मार्टिन का, एरिक गार्सिया का तुम रोटेट करा करा के यूज़ करवा सकते हो। तो मेरे ख्याल से अराहो को अगर तुम सेल कर देते हो ना, और वर्ल्ड कप के बाद उसका अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है, अराहो को सेल किया जा सकता है, एंड उससे जो पैसा आएगा गो फॉर बास्तोनी। नंबर 5 पे है जोआओ कैंसेलो, स्टे या एग्जिट। देखो जोआओ कैंसेलो की सिचुएशन थोड़ी ऐसी है कि जोआओ कैंसेलो को बारसा में खेलना था हमेशा से ही, तो वो आया है, उसने ऐसे परफॉर्मेंसेस ड्रॉप किए हैं, टॉप नॉच खेला है, कोई डाउट नहीं है। अटैकिंग आउटपुट में बाल्डे से ज्यादा कैंसेलो पे रिलाय हम कर सकते हैं। सो कैंसेलो को रुकना है। हांजी फ्लिक भी उससे बहुत इंप्रेस्ड है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर सैलरी, तो वो रिड्यूस करने के लिए रेडी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि अल हिलाल को कैंसेलो परमानेंट सेल पे चाहिए 15 से 20 मिलियन के आसपास, और लोन एक्सटेंशन अलाउड नहीं है, तो हमें कैंसेलो को रखना पड़ेगा या परमानेंटली जाने देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कीप कैंसेलो, ही इज अ रियली गुड ऑप्शन। बहुत उसने अटैकिंग वाइज कंट्रीब्यूट किया है। डिफेंस में थोड़े से लैप्स होते हैं, लेकिन अगर तुम एक अच्छा सेंटर बैक ले आओ जो थोड़ी सी हेल्प कर सके तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। कीप या सेल? ऑफ कोर्स मेरे लिए वो 100% कीप है। उसकी एज हो रही है, बॉल होल्ड करना उसका काम नहीं है, बीच में से सेंट्रल प्ले बनाना उसका काम नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत बार तुमने ऐसा देखा होगा, लेवा प्रेस नहीं करता, लेवा अंडर सिचुएशंस घबरा जाता है। मैं घबरा जाता हूँ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बॉल बहुत बार लूज करता है। तो लेवेंडोस्की की जो एबिलिटी है टू स्कोर गोल्स, उसको एज अ नंबर 9 टोटल कंट्रोल मत दो, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन एज अ बैकअप लेवेंडोस्की इज फार बेटर देन फरान टोरेस। फरान टोरेस और लेवेंडोस्की बहुत हद तक डिफरेंट है। बॉक्स में एरियल प्रेजेंस, वो रिबाउंड्स पे एक्यूरेट प्लेसेस पे रहना, वो लेवा का काम है। फरान का काम है थोड़ा सा पीछे आके गेम को बिल्डअप करना। सो बारसा शुड रियली थिंक कि बारसा किस अप्रोच के साथ जाना चाहती है। लेवेंडोस्की ने 116 गोल मारे हैं 186 गेम्स में। एज फैक्टर भी है, लेवा इज 38 राइट नाउ। सो सिचुएशन ऐसी बनती है कि फ्लिक हैज नो प्रॉब्लम कीपिंग लेवेंडोस्की। लेवा को भी रहना है, नहीं रहना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ही वॉज ऑफर्ड कि तुम लो वेजेस पे रुक जाओ। अब देखना यह है कि लेवेंडोस्की क्या करता है, वो लोअर वेज पे एक्सेप्ट करेगा या ही विल इवेंचुअली मूव। तो बार्सिलोना चाहती है कि लेवेंडोस्की 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर ले लोअर वेजेस पे विद अ रोटेशनल रोल जो उसको दे सकते हैं, एंड कीप ओनली अगर वो अपनी सैलरी रिड्यूस करेगा। हमारे पास इतने अच्छे स्ट्राइकर के ऑप्शंस नहीं है। फरान टोरेस है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन फरान टोरेस पे पूरे सीजन डिपेंड होना आई थिंक इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। लेवेंडोस्की पे भी पूरे सीजन डिपेंड होना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लेवेंडोस्की इज स्टिल मच मोर इफेक्टिव देन फरान इन सिचुएशंस जहाँ पे तुम्हें बॉक्स के अंदर प्रेजेंस की जरूरत पड़े। अदरवाइज अगर लेवेंडोस्की डिसाइड करता है कि अगर उसको जाना है तो MLS एंड सऊदी आर क्लब्स जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। सऊदी से इंटरेस्ट आ रहा था तो देखते हैं, बट मेरे लिए आई थिंक लेवेंडोस्की को रखना शुड बी अ थिंग, एंड उसी से मेरे ख्याल से अगर हम बहुत बड़ा स्ट्राइकर लेके आते हैं, हुलियन एल्वारेज या कोई और भी, तो लेवेंडोस्की के अंदर वो बहुत कुछ सीख सकता है। तो अब हुलियन एल्वारेज की बात निकली ही है तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नंबर 7, हुलियन एल्वारेज वर्सेस अल्टरनेटिव्स। देखो एल्वारेज एक ड्रीम साइनिंग होगी बारसा के लिए। बारसा में बहुत टाइम से ऐसा कोई बड़ा स्टार नहीं आया है आफ्टर लेवा, रफीनिया एंड कुंडे। ऐसा एक लामासिया से हट के प्लेयर नहीं आया है, तो लामासिया वैसा भी नंबर 9 नहीं निकालती बहुत टाइम से।
है ही नहीं, बहुत टाइम से क्या, लेकिन है ही नहीं। एथलेटिको मैड्रिड कहीं भी 100 मिलियन या 90 मिलियन से नीचे नहीं आ रही है। तुम्हें पता है तुम्हें बास्तोनी के ऊपर भी पैसा लगाना है, एंड एथलेटिको मैड्रिड से नेगोशिएट करना इजी नहीं होगा, गिवन दैट कि चैंपियंस लीग में वो इतने आगे तक आ गए हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है, दिमाग से निकाल देना कि एल्वारेस को हम थोड़ा सा 100 मिलियन के नीचे या 90 मिलियन के नीचे भी ला पाएंगे। तब हम पैसे जमा कर पाएंगे अगर हम अपने प्लेयर्स लाइक कसाडो, अराहो हम बेच पाए। तो हुलियन एल्वारेस इज अ टफ गेम। सो स्ट्राइकर पोजीशन पे थोड़े से अल्टरनेटिव्स देख लेते हैं जो बारसा देख रही है। फर्स्ट इज जोआओ पेड्रो, सेकंड फिसनिक असलानी, देन एलेक्स ऑर्लो, बीच में उसके रूमर्स आए थे, एंड डूसन व्लाहोविच जो फ्री ट्रांसफर पे आ सकता है। फिफ्थ पे है ओमार मार्मूश, जो मुझे लगता नहीं है ये होने वाला है, बट कुड बी एन ऑप्शन। एंड इन दी एंड जिसकी सब बात कर रहे हैं, विक्टर ओसिमेन। विक्टर ओसिमेन तो और कॉम्प्लिकेटेड है हुलियन एल्वारेस से। ओसिमेन के केस में उसके सैलरीज आर टू हाई, थोड़े बहुत उसके नखरे भी हैं, एंड अगर तुम कंपेयर करोगे तो ओसिमेन इज मोर रूथलेस एंड डेडलीस्ट इन अटैक। हुलियन एल्वारेस, तुम अगर हुलियन एल्वारेस का गेम देखोगे, थोड़ा सा वो ड्रॉप करके खेलता है, डिफेंसिव चीजें वो बहुत बेटर करता है। तो तुम्हें एक रफीनिया जैसा प्लेयर मिल जाएगा जो आगे एंड पीछे दोनों जगह कंट्रीब्यूट करता है। बट ओसिमेन इज डेडली इन एयर, उसका बॉल कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, वो लिंकअप भी अच्छे से करता है। तो इन दोनों में अगर बात की जाए, मेरे हिसाब से मेरा पिक हो गया एल्वारेस, क्योंकि वो प्रूवन है, बिग स्टेजेस पे उसको एक्सपीरियंस है। और बात करते हैं ओसिमेन की, तो वो भी डिफिकल्ट होगा। तो ये तो इजी बिल्कुल नहीं होने वाला है। तुम्हें बास्तोनी के लिए भी फंड्स लेने हैं, तुम्हें एल्वारेस के लिए भी फंड्स लेने हैं, एंड एल्वारेस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एल्वारेस ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूमर्स डिनाई किए थे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जस्ट फोकस ऑन एथलेटिको मैड्रिड गेम, लेकिन वो ऑलमोस्ट हर प्लेयर बोलता है। तो मेरे हिसाब से स्ट्राइकर के लिए अगर जाना है तो व्लाहोविच ला सकते हैं, बट डिफेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, मार्कस रैशफोर्ड, लीव और स्टे। अगर सिचुएशन देखोगे, मार्कस रैशफोर्ड का लोन स्पेल फ्रॉम यूनाइटेड सक्सेसफुल है। 7 गेम्स में उसने 7 असिस्ट दिए हैं, 15 स्टार्ट किया है, और एवरेज रेटिंग उसकी कहीं ना कहीं 7.2 पे आती है। तो रैशफोर्ड ने अपना काम किया है बहुत अच्छे से, उसने असिस्ट भी दिए, उसने गोल निकाल के भी दिए हैं। लेकिन अगर तुम बात करोगे डिफेंसिव ड्यूटीज की या ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे वो 1v1 आता है, तो ही इज नॉट गुड, आई एम सॉरी। तो इसीलिए बहुत लोग बात कर रहे हैं कि रैशफोर्ड को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। रैशफोर्ड को ऑब्वियसली रुकना है, लेकिन यूनाइटेड को परमानेंट सेल चाहिए अराउंड 26 या 30 मिलियन यूरोज में। तो रैशफोर्ड का कोई प्लान नहीं है यूनाइटेड वापस जाने का। तो बारसा के लिए सिचुएशन है कि बारसा 30 मिलियन लेके रैशफोर्ड को वापस ले ले, लेकिन मेरी मानो 30 मिलियन में ऐसे टैलेंट्स है वर्ल्ड फुटबॉल में जिनको लाया जा सकता है। रैशफोर्ड की कुछ चीजें हैं जो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं देती। अभी रिसेंट गेम्स में स्पैनियल के अगेंस्ट उसने असिस्ट दिया, तो नैरेटिव पता है चेंज होते रहता है। जब वो असिस्ट देगा तो रैशफोर्ड को रुकना चाहिए, और जब वो 1v1 मिस कर देगा तो रैशफोर्ड जस्ट गेट आउट। सो ये नैरेटिव्स बनते रहेंगे, बट इन माय ओपिनियन या तो लोन फी रिड्यूस कर लो जो 30 मिलियन यूनाइटेड मांग रही है, या फिर लोन का जो पीरियड है वो एक्सटेंड कर लो, ताकि हम देख सके कि नेक्स्ट सीजन भी रैशफोर्ड कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन वो नहीं होने वाला है, यूनाइटेड नहीं मानेगी, उन्हें परमानेंट सेल ही चाहिए। रैशफोर्ड स्क्वाड डेप्थ के लिए एक इंपॉर्टेंट असेट है। हमारे पास रफीनिया नहीं था, इंजर्ड था काफी बार इस सीजन, तो रैशफोर्ड काम आया था एंड उसने डिलीवर किया था, बट कुछ मैचेस में ही वॉज नॉट गुड। तो मेरे हिसाब से रैशफोर्ड को मत रखो, गो फॉर गुड ऑप्शंस। एक मेरा फेवरेट ऑप्शन था, 2 ऑप्शन थे, एंटोनियो नूसा एंड यान डियोमांडे। दोनों ही खतरनाक प्लेयर्स है, लेकिन वो इतने प्राइस ब्रैकेट में नहीं आएंगे। बट इन माई ओपिनियन रैशफोर्ड को तो रखना इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर 30 मिलियन एटलीस्ट। अब आते हैं 9th पॉइंट पे, रूनी बार्जी। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, क्योंकि जिस टीम में लमीन यमाल खेल रहा है, ऑफ कोर्स तुम्हें वहां पे मिनट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। रूनी बार्जी का टैलेंट बहुत है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन ही इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रस्ट्रेटेड कि उसे मिनट्स नहीं मिलते। ऑफ कोर्स कोई भी होगा। और थर्ड है, जब लमीन यमाल इंजर्ड होता है, अचानक से रूनी बार्जी को मिनट्स मिलते हैं। जब तुम एक प्लेयर को रेगुलर मिनट्स नहीं दोगे, अचानक से पिच पे उतारोगे, तो वो सफर करेगा, जैसे थियागो अल्कांतरा के साथ हुआ था, यू रिमेंबर। तो रूनी बार्जी मेरे ख्याल से तो रुकना चाहिए, ही इज इम्पॉर्टेंट। लमीन को रेस्ट कराओ। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि लमीन को सारे मैचेस खेलने चाहिए। हांसी फ्लिक को रोटेट कराना ज़रूरी है। तुम्हें याद है ला लीगा और यूसीएल के बीच में टर स्टेगन और क्लॉडियो ब्रावो को रोटेट कराया था लुइस एनरिके ने, एंड ऐसे काफ़ी बार हुआ है। जावी और रैकिटिच भी मूव हुए हैं। तो ऐसा अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है, ताकि रूनी बार्जी को भी कॉन्फिडेंस मिले। लेकिन रूनी बार्जी के लिए भी कुछ क्लब्स
इंटरेस्टेड है, लाइक इंटर, आयाक्स, पोर्टो, यूवेंटस एंड मोनाको। मोनाको में जाएगा तो उसे वहाँ पे अंसु फाती मिलेगा, बट कीपिंग दैट असाइड आई थिंक रूनी बार्जी शुड रियली स्टे। ऑफकोर्स उन्हें मिनट्स नहीं मिल रहे हैं, बट इट इज़ ऑन फ्लिक को रोटेट कराना पड़ेगा, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और हमारे लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो है ला मासिया प्रमोशंस। तो अपना फ्यूचर बैकबोन रेडी है, मैं तुम्हें नाम बता देता हूँ। डैनी रॉड्रिगेज, टोनी फर्नांडिस, जावी एस्पार्ट जो अभी खेल भी रहा था एज अ राइट बैक, काफी अच्छा परफॉर्मेंस उसने दिखाया था। यान वर्गीली, लैंड्री फाय, डिएगो कोचिन, सामान ओकोमो एंड अब्रीमा टुंकारा। सो ये सारे कंट्रोल प्रमोशंस हैं एंड इन पे ओवरलोड अवॉइड करो और प्रॉपर मिनट्स इंश्योर करो। तो अगर देखा जाए फ्लिक को प्रॉपर बैकिंग मिली, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस थोड़े से लिए और यूथ को इंटीग्रेट किया विद अ राइट मिक्सचर कि तुम हमेशा अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर स्टार्ट नहीं कराओगे, थोड़ा सा ट्रस्ट दोगे, तो बारसा कुड रियली बी रूथलेस। सो आज के लिए दिस वाज द वीडियो। आई होप तुम्हें 10 पॉइंट्स क्लियर हो कि बारसा क्या करने वाली है एंड हम समर मार्केट्स में क्या क्या ट्रांसफर देख सकते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट गेम जो एल क्लासिको आने वाला है, उसका प्रीव्यू करेंगे, उसकी बात करेंगे। जीत तो हम जाएंगे, 100 पॉइंट्स भी इजीली आ जाने चाहिए, हमारे फिक्चर्स भी इतने इजी नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। हम खेल रहे हैं मैड्रिड, एलवेस, रियल बेटिस और उसके बाद वेलेंसिया और रियल बेटिस मेरे को लगता है इतनी प्रॉब्लम नहीं देंगे, लेकिन एलवेस कुड रियली बी ए प्रॉब्लम। तो बारसा को सारे गेम्स जीतने पड़ेंगे टू हैव 100 पॉइंट्स ऑन बोर्ड। एल क्लासिको का प्रेडिक्शन दे दूं? नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि प्रीव्यू उसका आ जाएगा। सी यू इन एल क्लासिको, द बिगेस्ट गेम ऑफ ऑल, एंड वी इसका बारसा।